तो दोस्तों बात कर रहे थे हम वैदिक सभ्यता की। कल हमने वेदों के बारे में जाना, वेदांगों के बारे में जाना, पुराणों के बारे में जाना और हमने जाना षड दर्शन के बारे में या फिर 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी के बारे में। आज हम आगे चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर जिसका नाम है वैदिक सभ्यता, वैदिक एज या फिर इसको कहते हैं आर्य सभ्यता भी कहते हैं इसको। आर्य सभ्यता। इस सभ्यता की जो शुरुआत है, जो इसका टाइम स्पैन है वो है 1500 BC से लेकर 600 BC तक। ठीक है, 1500 BC से 600 BC तक। यहाँ हमारे लिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका टाइम स्पैन था हमारे लिए 2500 BC से लेकर 1750 BC। मतलब उसके जस्ट बाद इस सभ्यता का आरंभ हुआ, मतलब 250 साल बाद इस सभ्यता का आरंभ हुआ। तो यहाँ पर है ना, कुछ जो इतिहासकार हैं उनकी अलग अलग मान्यता है। कुछ कहते हैं कि जो आर्य थे वो भारत आए, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को ख़त्म किया और उसके बाद अपनी सभ्यता की शुरुआत की। और कुछ की अलग मान्यता है, कुछ की अलग मान्यता है। और एक मान्यता सिंधु घाटी सभ्यता के अंत की ये है कि यहाँ आई थी बाढ़, जिसकी वजह से ये कि जो पूरी सभ्यता जो यहाँ के लोग थे वो एक साथ माइग्रेट कर गए यहाँ से। ठीक है, मैं इसी थ्योरी को सही मानता हूँ। इसका कारण ये है कि इस चीज़ के हमें सबूत मिले, इस चीज़ के हमें कोई सबूत नहीं मिले कि आर्यों ने यहाँ पर आकर इसे ख़त्म किया था। इस चीज़ के सबूत ऐसे मिले हैं क्योंकि ये जो पूरी की पूरी सभ्यता थी वो हमें मिट्टी के नीचे दबी हुई मिली थी। अचानक से ऐसे पूरी की पूरी सभ्यता का मिट्टी में दब जाना और वहाँ पर कुछ ही लोगों का होना, ये इस बात का संकेत है कि इतनी ज़्यादा मिट्टी कैसे आ सकती है कि यहाँ, क्योंकि ये सभ्यता नदी के किनारे बसी हुई थी। बाढ़ से यहाँ पर पानी आ सकता है और जो पानी होता है, नदी का पानी जो होता है वो अपने साथ अवसादों को लेकर चलता है, यानी मिट्टी और को साथ लेकर चलता है। तो जब यहाँ पर बहुत भयंकर बाढ़ आई एक बार, जिस वजह से ये पूरी की पूरी सभ्यता रातों रात मिट्टी में दफन होकर रह गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण था वो मैं आर्यों को नहीं मान रही, अपने मानते हैं बाढ़ को। तो अपने एग्जाम में भी अगर आए कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण क्या था, तो यहाँ पे विनाश का मुख्य कारण था बाढ़। हाँ, कुछ स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के जिनके विनाश का कारण भूकंप भी था। जैसे मैंने आपको कालीबंगा के बारे में बताया था कि कालीबंगा के विनाश का कारण भूकंप था, क्योंकि वहाँ से हमें साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो ये वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट क्या क्या होंगे, तो मैं ये एक समय की रेखा बना देता हूँ। ठीक है, पहला जो होगा वैदिक पीरियड वो 500 BC से स्टार्ट होगा और हमारा चलेगा 1000 BC तक। और जो दूसरा टाइम पीरियड है वो हमारा 1000 BC से स्टार्ट होकर चलेगा 600 BC तक। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ के सभ्यता के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के भौगोलिक विस्तार की। भौगोलिक विस्तार मतलब ये शहर, ये सभ्यता कितनी दूर तक फैली हुई थी, कैसे कैसे फैली हुई थी। तो वही नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये सभ्यता यहाँ शुरू होती है उत्तर में हिमालय से, पश्चिम में है ये अफगानिस्तान तक, यहाँ है ये गंगा नदी के तट तक, और ये होगा नॉर्थ राजस्थान। ठीक है, जो प्री वैदिक, नाम बताना भूल गया, जो 1500 से 1000 BC तक की जो सभ्यता है उसको नाम दिया गया है प्री वैदिक पीरियड। ठीक है, मतलब प्रारंभिक वैदिक काल या फिर इसको कहेंगे ऋग वैदिक काल। और जो दूसरा 1000 BC से लेकर 600 BC तक का जो टाइम पीरियड है, इस सभ्यता को बोला गया पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड।
या फिर उत्तर वैदिक काल। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा भौगोलिक विस्तार था, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नॉर्थ राजस्थान तक, इधर गंगा रिवर तक और अफगानिस्तान तक। ठीक है, और जब अपने पोस्ट वैदिक पीरियड में जाते हैं तो ये भौगोलिक विस्तार उत्तर में हमारे लिए सेम है, हिमालय, पश्चिम में भी हमारे लिए सेम है, अफगानिस्तान, दक्षिण में ये चला गया हमारे नर्मदा नदी तक, और यहाँ ये चला गया गंडक रिवर तक, गंडक रिवर नदी। ठीक है, तो ये रहा इसका भौगोलिक विस्तार। सामाजिक व्यवस्था, भौगोलिक विस्तार पढ़ लिया, अब चढ़ते हैं सामाजिक व्यवस्था। यह सामाजिक, समाज कैसा था यहाँ का। समाज, अब यहाँ का जो समाज है वो है पितृसत्तात्मक, यानी पैट्रियार्कल सोसाइटी है ये। पितृसत्तात्मक समाज है, यहाँ पर भी पितृसत्तात्मक समाज ही है, यानी यहाँ की जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। सिंधु घाटी सभ्यता की सोसाइटी मैट्रियार्कल थी, वह मातृसत्तात्मक थी, लेकिन यहाँ पर पितृसत्तात्मक सोसाइटी है। वर्ण व्यवस्था, तो जो ऋग्वैदिक काल है यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है यहाँ पर वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, और वर्ण व्यवस्था वही थी जो मैंने कल आपको बताई थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यहाँ पर 4 वर्ण थे, लेकिन जो ऋग्वैदिक या फिर प्रीवैदिक पीरियड का जो समाज है वहाँ पर वर्ण व्यवस्था नहीं मिलती। एक पॉइंट था आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था, प्री वैदिक पीरियड में हमें कोई भी तरह की आश्रम व्यवस्था नहीं मिलती, लेकिन जो पोस्ट वैदिक पीरियड है यहाँ हमें आश्रम व्यवस्था देखने को मिलती है। तो जो आश्रम व्यवस्था थी वो 4 पार्ट में डिवाइड थी। आश्रम व्यवस्था मेनली 4 पार्ट में डिवाइड है यहाँ पे। पहला था ब्रह्मचर्य, फिर है गृहस्थ, वानप्रस्थ और लास्ट है संन्यास। तो ये आश्रम व्यवस्था और कुछ नहीं है, ये है कि हमें अपने जीवन काल के दौरान किस से किस उम्र तक क्या क्या करना है। जो स्टार्टिंग की 11 साल की उम्र थी वो बचपन में काउंट होती थी, उसमें हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, घर पे रहना है, खेलना है। फिर 11 साल से 25 साल तक की आयु वाले जो लोग थे उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। इस टाइम पीरियड में जो बच्चे थे वो गुरुकुल जाते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ठीक है, मतलब शादी वादी कुछ नहीं होगी। 25 से 50 के बीच में होती है शादी, यहाँ आपको गृहस्थ जीवन व्यतीत करना होता है। ठीक है, और 50 से लेकर 75 तक होगा वानप्रस्थ, मतलब अब घर और छोड़ के अपनी पत्नी के साथ वन में निवास करेंगे। ठीक है, और वहाँ पे भगवान से जुड़ने की कोशिश करेंगे साधना के थ्रू। ठीक है, और लास्ट होता था 75 से लेकर 75 से स्टार्ट हो जाता था संन्यास। अब वो डिपेंड करता है कि कितनी उम्र है। ऐसा नहीं है कि 75 से 100 तक संन्यास, उसके बाद में वापस बचपन स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, संन्यास का होगा ये कि 75 से जितनी उम्र है आपकी तब तक आपको सन्यासी जीवन व्यतीत करना होगा। इसमें फिर पत्नी का भी त्याग करना होगा और एकदम सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ के समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी। महिलाओं की स्थिति,
तो यहाँ के समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक है। मतलब आज से भी ज़्यादा अच्छी स्थिति थी इस टाइम के महिलाओं की। आज तो महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होते हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। उल्टे महिलाओं को आदमियों के बराबर अधिकार जो थे वो प्राप्त थे। तो महिलाओं की बहुत ही सम्मानजनक स्थिति थी इस टाइम में। उन्हें सभी अधिकार प्राप्त थे, यानी शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप कि जो शिक्षित महिलाएं थी उनके बारे में। गार्गी, मैत्री, गोसा, अपाला, ये मतलब इन महिलाओं ने विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ में भाग लिया था, ठीक है। इतनी पढ़ी लिखी महिलाएं थी ये, और भाग ही नहीं लिया, उनको हराया भी था शास्त्रार्थ में। शिक्षा के अधिकार के साथ साथ यहाँ पर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार भी हैं। तो राजनीतिक अधिकार क्या होंगे? राजनीतिक अधिकार है यहाँ पर वोट देने का अधिकार दिया गया है, महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया है, ठीक है। जैसे कोई भी काम हुआ, कोई भी ऐसा काम हुआ जिसमें मत लेने की ज़रूरत पड़ी, वोट की ज़रूरत पड़ी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरी पितृसत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो सिर्फ आदमी वोट देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर महिलाओं को भी वोट देने का बराबर अधिकार था। इसके साथ यहाँ और जो कुप्रथाएं आज के समाज में प्रचलित हैं वो कोई भी नहीं थी, जैसे पर्दा प्रथा, जैसे सती प्रथा, जैसे दहेज प्रथा, जैसे बाल विवाह तो आप खुद ही बताओ कैसे होगा। अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर आश्रम सिस्टम था, जो गृहस्थ थे, गृहस्थों के लिए एज ही थी 25 से लेकर 50 तक। तो 25 से पहले तो शादी वैसे भी नहीं होनी थी, तो बाल विवाह तो यहाँ होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है, बाल विवाह नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर विधवा विवाह मौजूद है। विधवा विवाह मौजूद है, मतलब विडो रीमैरिज, ठीक है। और वैसे तो यहाँ पर समाज में एकल विवाह प्रचलित थे, मोनोगैमी थी, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि मोनोगैमी के साथ साथ यहाँ पर पॉलीगैमी भी मिलती है, यानी बहुविवाह भी देखे गए थे, बहुविवाह भी प्रचलन में थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुविवाह सिर्फ पुरुषों के लिए थे। बहुविवाह में ऐसा होता है कि एक आदमी है, उसकी बहुत सारी पत्नियां होंगी, और एक औरत के बहुत सारे पति भी हो सकते हैं। तो यहाँ जो बहुविवाह प्रथा थी वो सिर्फ आदमियों के लिए नहीं थी, सिर्फ मेल्स के लिए नहीं थी, बल्कि फीमेल्स के लिए भी थी। मतलब जो एक औरत है उसके एक से ज़्यादा पति हो सकते हैं, और एक आदमी है उसके एक से ज़्यादा पत्नियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ का समाज अभी के समाज से कितना बेहतर था। अच्छा, ये जो अधिकार हमने पढ़े हैं वो सिर्फ प्री वैदिक एज में नहीं है, ये सारे के सारे अधिकार हमें पोस्ट वैदिक एज में भी मिलते हैं, एक्सेप्ट दिस। यह अधिकार हमें पोस्ट वैदिक एज में नहीं मिलता। ये सिर्फ ना सिर्फ ये महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी ये अधिकार मौजूद नहीं है, क्योंकि प्री वैदिक एज में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो शासन व्यवस्था थी वो उसमें जो राजा होता था उसका एक तरह से चुनाव हुआ करता था। लेकिन जो पोस्ट वैदिक एज है उसमें शासन जो था वो वंशगत होता था, वंशगत था, तो यहाँ पर महिलाओं को क्या, पुरुषों को भी वोट देने का अधिकार नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। अर्थव्यवस्था में जो प्री वैदिक एज है उसमें पहली प्रायोरिटी थी पशुपालन की, और सेकंड प्रायोरिटी थी कृषि।
मतलब जो आर्य थे वो एक तरह से चरवाहे ही थे। वो गायों को अपने जो भी उनके जानवर थे उनको चराने के लिए आगे चलते रहते थे। तो ऐसे पहुँचते पहुँचते ये इंडिया पहुँच गए थे। तो इनका मेन जो काम था वो पशुपालन का ही था। सेकंड नंबर पर ये लोग कृषि को लेते थे। लेकिन जो हमारी पोस्ट वैदिक एज है उसमें पहले नंबर पर आएगी कृषि और दूसरे नंबर पर हो जाएगा पशुपालन। ठीक है। अब यहाँ पर पशुपालन जब सबसे मेन काम है इनका, तो जो गाय थी ना, गाय को ये लोग बहुत पवित्र मानते थे और गाय को इन्होंने दर्जा दिया था अगन्या का, यानी कि ना मारे जाने योग्य जानवर, ऐसा जानवर जिसको नहीं मारा जा सकता, एनिमल दैट कैन नॉट बी किल्ड। ठीक है। और जो इनका शासक होता था ना, वो होता था जिसके पास सबसे ज़्यादा गायें होती थी। जैसे इस एक कबीले में सबसे ज़्यादा गायें मान लो किसी के पास है, तो उसको वहाँ का राजा या सरदार घोषित कर दिया जाता था। मान लो उसके कुछ गायें ख़त्म हो गई और एक दूसरा था उसके बाद जिसके पास सबसे ज़्यादा गायें थी, तो फिर वो शासक बन जाएगा। तो ये था। तो यहाँ के शासक को कहते थे गोपति, जो गायों की रक्षा करता था। ठीक है। यहाँ तो थी जैसे पशुपालन जो था वो इनका मेन व्यवसाय था। यहाँ आते आते जो व्यवसाय था वो हो चुका था कृषि। तो यहाँ पे अब मेन क्या हो जाएगी हमारे लिए, यहाँ मेन हो जाएगी हमारे लिए भूमि, है ना। तो अगर भूमि मेन होगी तो जो राजा होगा वो किसके बेसिस पर नियुक्त किया जाएगा, भूमि के बेसिस पर। मतलब किसके पास ज़्यादा भूमि है, किसके पास कम भूमि है। तो यहाँ पे राजा को क्या बोला जाएगा, भूपति। क्योंकि यहाँ क्या बोला जा रहा था, गोपति की गायों की रक्षा करने वाला, और यहाँ राजा का नाम क्या हो जाएगा, भूपति, क्या कि भूमि की रक्षा करने वाला। यहाँ पर जो कर प्रणाली है, कर प्रणाली यहाँ है पूरी तरह से ऐच्छिक। यहाँ कर प्रणाली है ऐच्छिक, यहाँ भी कर प्रणाली ऐच्छिक है, लेकिन यहाँ पर जो कर वसूलने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है। क्योंकि यहाँ तो कर होगा क्या, यहाँ पर कर ये नहीं होगा, यहाँ पर कर होगा पशुओं के लिए चारा या फिर दूध। लेकिन जब जैसे जैसे व्यवसाय बदला तो वैसे ही कर भी बदल जाएगा। तो यहाँ कर होगा क्या, कृषि में से जो भी उपज होगी उसका एक हिस्सा। अब उसका एक हिस्सा वसूलने के लिए यहाँ पर एक अधिकारी की नियुक्ति की गई जिसका नाम रखा गया भाग दूध, जिसका नाम रखा गया क्या, भाग दूध। और जो कर था उसको बोला गया बलि। थी यहाँ पर भी पूरी तरह से ऐच्छिक और यहाँ पर भी पूरी तरह से ऐच्छिक। अब इनकी धार्मिक प्रवृत्ति की बात करते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति में यहाँ पर है त्रिदेव संकल्पना। ठीक है। 3 देव माने जाएंगे दोनों पीरियड में, पर तीनों के देव जो है वो तीनों टाइम देव अलग अलग हैं। यहाँ पर है पुरंदर पहले, अग्नि और वरुण। क्यों, क्योंकि ये ऋग्वैदिक काल है, इस वजह से यहाँ पे अलग है। और यहाँ के जो देव हैं उनकी भी बात करेंगे। ये इंद्र ही हैं, मैंने आपको कल भी बता दिया था कल के वीडियो में। ये हैं हमारे इंद्रदेव, इनके बारे में ऋग्वेद में 250 श्लोक दिए गए हैं। ये हमारे अग्निदेव हैं जिनके बारे में 200 श्लोक दिए गए हैं, और वरुण के बारे में 50 श्लोक दिए गए हैं। ठीक है। यहाँ पर जो 3 देव हैं उनमें पहले होंगे ब्रह्मा। ठीक है। दूसरे हैं प्रजापति, जिन्हें विष्णु भी कह सकते हैं। और जो तीसरे हैं वो है पूषण, जिन्हें महेश कह सकते हैं, या फिर शिवजी हो गए एक तरह से। तो ये हैं हमारे जनरेटर, ये होंगे ऑपरेटर, और ये होंगे डिस्ट्रॉयर। ठीक है। तो आपको एक चीज़ दिखी, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। ये क्या बन गया, गॉड। ठीक है। इन्हें शूद्रों का देवता भी बताया गया है। जो शूद्र थे उनके देवता थे ये, शूद्र के देवता या फिर जानवरों के देवता।
तो ठीक है दोस्तों, आज हमने जो पढ़ा वो था पूरा ऋग वैदिक काल। वैदिक पीरियड हम ख़त्म कर चुके हैं। अब कल से हम आगे बढ़ेंगे, अब चलेंगे हम मौर्य की तरफ, या और पहले हम पढ़ेंगे, उसके पहले हम पढ़ेंगे महाजनपदों के बारे में। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत ही देखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना पढ़ेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा।